तो आज हम ना कुछ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड ना हम कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। कंसेप्ट आपके नोट्स में नहीं है, इसीलिए हम यहाँ से पढ़ेंगे। मतलब ऑलरेडी वैसे जीएसटी के एडवांस टॉपिक्स हो गए हैं, बट ये असेसमेंट वाला टॉपिक वहां पे नहीं था, तो ये हम यहाँ से ही करेंगे। मैं बात कर रही हूँ आपके स्टडी मटेरियल में पेज नंबर, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 726 पे है ना। तो पेज नंबर 726 पे आप पेज नंबर नोट कर सकते हैं। अगर स्टडी मटेरियल है तो वो खोल सकते हैं। स्टडी मटेरियल है आपके पास अभी हैंड में? इन हैंड डू यू? यस मैम। एक्सेप्ट कर ली डिपार्टमेंट ने, तो यही क्या बन जाएगा? फाइनल असेसमेंट। और अगर एक्सेप्ट नहीं की जीएसटीआर 3B की लाइबिलिटी सॉरी, और डिपार्टमेंट ने कोई डिस्क्रिपेंसीज नोटिस की है, तो फिर क्या होगा? लाइबिलिटी का री असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट एक्सेप्ट हो गया तो फाइनल असेसमेंट, और नहीं हुआ तो री असेसमेंट। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। स्टडी मटेरियल है? यस मैम। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे प्रोविजनल असेसमेंट की। नाउ व्हाट इज द प्रोविजनल असेसमेंट? ये प्रोविजनल असेसमेंट एक कंसेप्ट है जहां पर जो टैक्सेबल पर्सन है वो खुद अपनी लाइबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। क्या बोला मैंने? आई एम अ टैक्सेबल पर्सन, मैं अपनी सप्लाईज पर अगर अपनी लाइबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर पा रही हूं, तो मैं गवर्नमेंट को जाके बोलूंगी कि मैं मेरा असेसमेंट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई है, मुझे नहीं पता कि मेरा क्या रेट ऑफ जीएसटी, मुझे जीएसटी अमाउंट भी नहीं पता। तो गवर्नमेंट को टैक्सेबल पर्सन रिक्वेस्ट करता है, और जब जीएसटी डिपार्टमेंट आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई और जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करके बताता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोविजनल असेसमेंट। क्या है प्रोविजनल असेसमेंट? देखिए, सबसे पहली बात की जो टैक्सेबल पर्सन है, मतलब जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, वो टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये जो टैक्सेबल पर्सन है, ये अपनी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने में केपेबल नहीं है, और ना ही अपनी रेट ऑफ टैक्स को पता लगा पा रहा है। तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है? ही मे रिक्वेस्ट द प्रॉपर ऑफिसर, वो प्रॉपर ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकता है इन राइटिंग गिवन रीजंस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस। वो प्रॉपर ऑफिसर को रिटर्न में रीजंस देके बोल सकता है कि भाई आप मेरा जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करके दो, क्योंकि ना तो मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल पा रहा हूं या फिर ना ही रेट ऑफ टैक्स निकाल पा रहा हूं। अब प्रॉपर ऑफिसर मतलब एप्लीकेशन किसको देनी है? प्रॉपर ऑफिसर को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर ऑफिसर हियर? असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर। वो असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर को जब आप रिक्वेस्ट देंगे और वो आपकी रिक्वेस्ट मान लेगा, तो असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर एक ऑर्डर पास करेगा within a period of not later than 90 days from the date of receipt of such request। यानी जिस दिन आपने रिक्वेस्ट दी थी उसके 90 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर आपको क्या करेगा? टैक्स को प्रोविजनल बेसिस पे पे करने के लिए अलाउ करेगा एट सच रेट और सच वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय हिम। यानी आप तो क्योंकि अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे थे, आप रेट ऑफ टैक्स नहीं पता लगा पा रहे थे, आपने प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन दी, प्रॉपर ऑफिसर आपका असेसमेंट करेगा, और प्रॉपर ऑफिसर असेसमेंट करके आपको एक टैक्स लाइबिलिटी बताएगा जो कि प्रोविजनल बेसिस पे। देखिए, प्रोविजनल बेसिस मतलब बेसिकली रूट क्या है? सर मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही है वॉइस? मैम ब्रेक हो रही है। क्या बोल रहे हो शिवानी? बीच बीच में मैम आपकी वॉइस बंद हो जाती है आना, फिर आने लग जाती है। अच्छा ऐसा? अच्छा रुको, फिर हम बात कर रहे थे प्रोविजनल असेसमेंट की। और अगर आपने सेल्फ, जैसे बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट है कि सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आपको लाइबिलिटी कैलकुलेट करके बतानी है। अब ये पॉसिबल है कि सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आप लाइबिलिटी तो कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन गलती से अगर आपने गलत रेट ऑफ टैक्स दे दिया, या अगर आपने अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई को कम शो करके दिखा दिया,
तो आप टैक्स भी कम पेमेंट करेंगे और गवर्नमेंट ये मानेगी कि आप कल्प्रिट हैं, आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तो उस केसेस में जो टैक्सेबल पर्सन है उसको डर लगता है कि बाद में ये मेरे पे इंटरेस्ट पेनल्टी निकाल देंगे और बोलेंगे कि तुमने जानबूझ के गलत टैक्स पे किया है। वो जाके असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे को तो नहीं पता कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, मेरे को नहीं पता रेट ऑफ टैक्स क्या है, आप ही मेरा असेसमेंट करके दे दो। प्रॉपर ऑफिसर को अगर रिक्वेस्ट पे लगता है कि व्यक्ति जेन्युइन है तो उसका असेसमेंट करके दे देंगे, बट दैट इज द प्रोविजनल असेसमेंट। रीजन बिहाइंड इट, प्रॉपर क्यों इसे प्रोविजनल बोला, प्रॉपर ऑफिसर बोलता है माल तुमने बेचा, माल तुमने खरीदा, बनाया तुमने, तुम बेच रहे हो, जब तुमको ही नहीं पता तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है तो हम कैसे बताएंगे। तो प्रॉपर ऑफिसर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल के देता है वो फॉर द टाइमिंग प्रोविजनल बेसिस पे देता है। प्रोविजनल बेसिस पे मतलब नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स की तो गलती ना हो, एटलीस्ट जो डिपार्टमेंट निकाल के दे रहा है प्रोविजनल बेसिस पे उसके ऊपर आप जीएसटी का पेमेंट तो कर दो, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के हिसाब से जीएसटी का पेमेंट कर दो। प्रॉपर ऑफिसर कितने दिन में प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर दे देगा, 90 डेज में। अब होगा क्या कि ये जो नाम ही क्या है, प्रोविजनल असेसमेंट, मतलब इट इज सब्जेक्ट टू दी फाइनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट के बाद हमेशा फाइनल असेसमेंट होता है। मान लेते हैं कि ये जो प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है 1 लाख पे और फाइनल असेसमेंट होता है 1.5 लाख पे। प्रोविजनल असेसमेंट 1 लाख पे हुआ था, यानी 1 लाख आपने जमा करा दिया था। फाइनल असेसमेंट पे आपकी लायबिलिटी 1,50,000 आई, तो डिफरेंस कितना है, 50,000। आपको ये 50,000 पे करने पड़ेंगे इंटरेस्ट के साथ, लेकिन कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। प्रोविजनल असेसमेंट का फायदा क्या है, हो सकता है आपका फाइनल असेसमेंट हायर साइड पे हो, आपका प्रोविजनल असेसमेंट लोअर साइड पे हुआ, आपका फाइनल असेसमेंट हायर साइड पे हो, लेकिन अगर फाइनल असेसमेंट हायर साइड पे हुआ तो भी ये जो डिफरेंस अमाउंट है आप पे कर दोगे और जो इंटरेस्ट है वो भी पे कर दोगे, लेकिन पेनल्टी तो नहीं लगेगी, राइट। और अगर लोअर साइड पे हुआ, यानी आपका प्रोविजनल असेसमेंट 1.5 लाख का हुआ था और अगर आपका फाइनल असेसमेंट 1 लाख का हुआ, तो फिर आपको वापस मिल जाएंगे पैसे। और अगर 3 महीने का टाइम होता है, अगर 3 महीने के अंदर अंदर आपको पैसे वापस नहीं मिले तो ब्याज के साथ पैसे वापस मिलेंगे। लेकिन जब भी आप प्रोविजनल असेसमेंट पे जाओगे, सप्लायर कैन पे टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस बट ओनली आफ्टर ही एग्जीक्यूट्स अ बॉन्ड। वॉइस आ रही है ना? यस मैम आ रही है। हाँ ठीक है। सो ये देखिए क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ टैक्स एज मे बी फाइनली असेस्ड एंड द प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो आप पे कर दोगे इंटरेस्ट के साथ। यहां तक ओके है क्या? ये बात समझ में आ गई? हमने बोला अभी मैंने आपको बताया प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर कितने दिन में दे देगा प्रॉपर ऑफिसर, 90 डेज में, ठीक है। और 6 महीने के अंदर अंदर फाइनल असेसमेंट, यानी जिस दिन आपको प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर मिला उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर भी मिल जाएगा। नाउ एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, कभी कभी ऐसा होता है कि on sufficient cause being shown and the for reasons to be recorded in writing to be extended by joint or additional commissioner for a further period not exceeding 6 months and by the commissioner not exceeding 4 years। मान लीजिए हमने क्या बोला कि जिस दिन आपने रिक्वेस्ट की, आपकी रिक्वेस्ट करने से 90 डेज में एसी और डीसी आपको क्या दे देंगे, प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर। और जिस दिन इन्होंने प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर दिया उसके 6 महीने में ये आपको क्या दे देंगे, यही अथॉरिटी आपको क्या दे देगी, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। पर हो सकता है कि कभी कभी एसी या डीसी फाइनल असेसमेंट नहीं कर पा रहे, कुछ इंफॉर्मेशन की कमी है या कोई और रीजन है, तो ये एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर से 6 महीने का एक्सटेंशन
ले सकते हैं, ठीक है। एंड अगर फिर अगले 6 महीने भी काम ना बना तो फिर 4 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। और 4 साल का एक्सटेंशन कौन देगा? 4 साल का एक्सटेंशन देगा कमिश्नर। यानी प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने के लिए समय कितना है? 90 दिन। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने के लिए समय है 6 महीने। नहीं हुआ काम तो एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन से और 6 महीने का एक्सटेंशन, और तब भी काम नहीं हुआ तो 4 साल और दे सकता है कमिश्नर। ये बात समझ में आ गई क्या? इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए, अभी मैंने आपको बोला ना कि प्रोविजनल असेसमेंट लोअर साइड पे हो और फाइनल असेसमेंट हायर साइड पे हो तो आपको बैलेंस का पेमेंट करना पड़ेगा ब्याज के साथ, है ना। अब हम यहां पे बात करेंगे कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए, क्वेश्चन के साथ प्रोविजन को समझेंगे। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड एंड क्लियर्ड गुड्स अंडर प्रोविजनल असेसमेंट। राम लिमिटेड एक कंपनी है, उसने गुड्स मैन्युफैक्चर किया और क्लियर किया प्रोविजनल असेसमेंट में इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022 मान लेते हैं। बाइंग पेइंग टैक्स ऑफ ₹50,000 ऑन 20 अगस्त। जुलाई महीने में उसका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ और उसने 20 अगस्त को 50,000 रुपए की लाइबिलिटी पेमेंट कर दी। कब? जब उसकी जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट थी, ठीक है। नाउ उसने 15 मतलब देखिए, पहली बात वो अपनी लाइबिलिटी नहीं निकाल पा रहा था, इसीलिए वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए गया। एसीडीसी ने उसको प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर दिया और उसकी लाइबिलिटी निकाली 50,000 की। जुलाई मंथ में उसने प्रोविजनल असेसमेंट किया तो उसने अपनी लाइबिलिटी जमा करा दी अगले महीने की 20 तारीख यानी 20 अगस्त को। अब उसने क्या किया? अपनी इच्छा से 90,000 रुपए का और टैक्स जमा करा दिया 15 नवंबर 2020 को। एंड ऑन द सेम डे डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइनल असेसमेंट सबमिटेड बाय द असेसी। मतलब 15 नवंबर को और 90,000 का टैक्स दे दिया और फाइनल असेसमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स एसीडीसी को दे दिए। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर कब निकल के आया? 18 नवंबर को निकल के आया। और फाइनल असेसमेंट में कितनी लाइबिलिटी निकली? 1,50,000 की। एंड उसने कंसिक्वेंटली उसने बैलेंस 10,000 का टैक्स पे कर दिया 30 नवंबर को। मतलब अब आप इसकी स्टेज देखिए। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट पे लाइबिलिटी आई 50,000, जो इसने कब पे कर दी? जुलाई मंथ की लाइबिलिटी थी, 20 अगस्त तक पे कर दी। उसके बाद इसने सेल्फ 90,000 और पे कर दिया। अभी इसका फाइनल असेसमेंट नहीं हुआ, इसने अपने आप 90,000 और पे कर दिया। कब पे किया? 15 नवंबर। उसके बाद जब इसका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया तो लाइबिलिटी निकल के आई 1,50,000 की। मुझे बताइए, प्रोविजनल असेसमेंट लोअर साइड था या फाइनल असेसमेंट लोअर साइड है? प्रोविजनल असेसमेंट लोअर साइड था और फाइनल असेसमेंट हायर साइड है। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? प्रोविजनल असेसमेंट के बाद 90,000 और जाके गवर्नमेंट को जमा करा दिया, ठीक है। यानी अब बैलेंस इसे कितना जमा कराना रहा? 10,000। और जो जाके इसने कब जमा करा दिया? 30 नवंबर 2022। अब इसको ब्याज देना है। मैंने क्या बोला आपको? डिफरेंस ब्याज के साथ देना, ठीक है। मुझे बताइए ये कितने पे ब्याज दे? 50,000 इसने जमा करा दिया था, कब? 20 अगस्त को। 90,000 इसने जमा कराया 15 नवंबर को और 10,000 इसने जमा कराया 30 नवंबर को। देखिए बैलेंस कितना निकल के आया? 1 लाख का बैलेंस निकल के आया ना? 1 लाख का बैलेंस निकल के आया। लेकिन इस 1 लाख में से इसने 90,000 कब जमा करा दिए? 15 नवंबर को। यानी 90,000 पे तो कब तक का ब्याज लगेगा? 15 नवंबर तक का ही लगेगा। इसकी पेमेंट की ड्यू डेट क्या थी? इसकी पेमेंट की ड्यू डेट थी 21 अगस्त। जुलाई में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, 20 अगस्त तक इसको जमा करा देना था। 20 अगस्त तक इसने नहीं जमा कराया तो ब्याज कब से लगेगा? 21 अगस्त से लगेगा। कब तक? 15 नवंबर तक। किसके ऊपर?
90,000 पे तो कब तक लगेगा? 15 नवंबर तक, क्योंकि 90,000 तो 15 नवंबर को दे दिए। तो 90,000 पे कितना ब्याज लगेगा? 18% का। कितने दिन हो गए? 87 डेज हो गए। कैलकुलेट करके देखिए, 21 अगस्त से 15 नवंबर तक 87 दिन होते हैं क्या? 87 डेज होते हैं क्या? यस मैम 87। 87 डेज होते हैं। तो 90 डेज पे तो 90,000 पे तो 87 डेज का ब्याज लगेगा। और 10,000 इसने कब दिए? 30 नवंबर को। यानी 10,000 पे कब से ब्याज लगेगा? 21 अगस्त से 30 नवंबर तक। जितने दिन देरी से किया, 21 अगस्त तो दे देना चाहिए था, 30 नवंबर तक दिया, तो 21 अगस्त से 30 नवंबर तक 10,000 रुपए पे ब्याज लगेगा और इंटरेस्ट रेट है 18%। डाउट पूछो, कुछ चीज में कंफ्यूजन हो रहा है, कोई फिगर नहीं समझ में आई? यानी मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर प्रोविजनल असेसमेंट लोअर साइड था, फाइनल असेसमेंट हायर साइड हुआ, तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। कब से देना पड़ेगा? प्रोविजनल असेसमेंट के हिसाब से जो भी ड्यू डेट थी उसके अगले दिन से लगाकर जब आप फाइनल असेसमेंट के हिसाब से लाइबिलिटी पे कर देते हैं तब तक ब्याज देना पड़ेगा। यानी 20 अगस्त तो आपको दे देना था, 21 अगस्त से लगा के जब तक आप अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दें तब तक का ब्याज देना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई क्या? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक, यानी हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपका प्रोविजनल असेसमेंट लोअर साइड है, फाइनल असेसमेंट हायर साइड है, ठीक है, मैंने आपको बोला अठारह परसेंट का ब्याज कब से? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट के नेक्स्ट डे से एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक। ठीक है, ये तो हुआ इंटरेस्ट पेबल, ये तो हुआ इंटरेस्ट पेबल। ठीक, ये बात समझ में आ गई ना सबको? कोई डाउट है क्या? चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे। मैम एक बार शो कर दीजिए, लिखना है। हटा दिया मैंने, आपने बोला ही नहीं आप लिख रहे हो। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर इसका रिवर्स हो मतलब प्रोविजनल असेसमेंट हायर हो और फाइनल असेसमेंट लोअर, तो क्या होगा? रिफंड। ठीक है, और रिफंड पे मिलेगा इंटरेस्ट, मिलेगा
@6% if refund amount is not paid within 60 days from date of refund application रिसिप्ट। आप ऐसा लिख लीजिए। प्रोविजनल असेसमेंट हायर साइड है और फाइनल असेसमेंट लोअर साइड है, तो जो भी आपका बैलेंस बनता है वो आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और रिफंड पे आपको ब्याज भी मिलेगा, किस रेट से? 6% की रेट से। शर्त ब्याज कब मिलेगा? जिस दिन आपने रिफंड एप्लीकेशन दाखिल की, रिफंड एप्लीकेशन की जिस दिन डिपार्टमेंट को मिली, उसके 60 दिन के अंदर अंदर अगर आपको डिपार्टमेंट ने रिफंड नहीं दिया तो फिर डिपार्टमेंट 6% पर एनम के ब्याज के साथ आपको रिफंड देगा। ओके है क्या ये बात? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। रिफंड का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ से मिलेगा? 61 डे से मिलेगा जब पेमेंट हुआ, या फिर वो 60 दिन में इंक्लूड करेंगे? नहीं, 61st डे से रिफंड मिलेगा। देखिए सॉरी, 61st डे से इंटरेस्ट मिलेगा। 60 दिन तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना आपको रिफंड देने के। यस मैम। ओके, हटा दूं मैं इसको? यस मैम। तो जो क्वेश्चन हमने किया उसका एक अगला क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पे, आप उसे करके देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे समरी असेसमेंट की, ठीक है। ये समरी असेसमेंट भी हम यहाँ पे आपके मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, 730 नंबर के पेज पे है, 730 पेज नंबर 730 पे समरी असेसमेंट का कंसेप्ट लिखा हुआ है। और ये क्या बोलता है कि अंडर सेक्शन 64 ऑफ CGST एक्ट, अगर प्रॉपर ऑफिसर may on any evidence showing a tax liability of a person coming to his notice, ठीक है। मतलब प्रॉपर ऑफिसर को कोई एविडेंस मिलता है जिसके बेसिस पे उसको लगता है कि टैक्सेबल पर्सन की कोई टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, तो वो प्रॉपर ऑफिसर एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर की परमिशन लेके क्या कर सकता है? प्रोसीड टू असेस द टैक्स लाइबिलिटी। वो क्या कर सकता है? टैक्स लाइबिलिटी असेस करने के लिए प्रोसीड कर सकता है ऑफ सच पर्सन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू एंड इशू एन असेसमेंट ऑर्डर if he has sufficient ground to delay in may adversely affect the interest of the revenue। मतलब आपने रिटर्न्स भरे, आपके रिटर्न भरने के बाद प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की कोई एडिशनल लाइबिलिटी भी बनती है, और उसको लगता है कि अगर हमने देरी की तो हो सकता है आप देश छोड़ के भाग जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, विदेश चले जाओ, आप किसे टैक्स रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर के परमिशन लेके फटाफट क्या करेगा? आपका असेसमेंट कर देगा। और ये जो फटाफट असेसमेंट किया जाता है एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर की परमिशन से, इसे कहते हैं समरी असेसमेंट। और फटाफट असेसमेंट करने का कारण प्रॉपर ऑफिसर को डर लगता है कि अगर हमने असेसमेंट करने में देरी की तो हो सकता है ये टैक्स रिकवर न हो पाए। दिस इज द समरी असेसमेंट, ठीक है। मैम पेज नंबर बताना एक बार। पेज नंबर है 730, 730। मेरे पीडीएफ में 730 आ रहा है। ठीक है। और मान लेते हैं कि आपको समरी असेसमेंट ऑर्डर मिल गया। उस समरी असेसमेंट ऑर्डर मिलते ही टैक्सेबल पर्सन को लगा कि ये मेरे खिलाफ कैसे समरी असेसमेंट ऑर्डर दे दिया, ये तो बिल्कुल गलत है। तो आप अगले 30 दिन में जाकर उस समरी असेसमेंट ऑर्डर को कैंसिल भी करवा सकते हैं। 30 डेज के अंदर आप रिवर्ट एप्लीकेशन डाल सकते हो कि जो समरी असेसमेंट आपने मेरे केस में किया है वो गलत है। और इसके लिए ना आप इस समरी को पढ़िए, ये आपके सामने एक
पैरा लिखा हुआ है ना, समरी करके इसे पढ़िए। इसको पढ़िए समरी को, और इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। जो भी मैंने आपको बात बोली वो इस पैरा में लिखी हुई है, समरी वाले पैरा में। ओके है क्या? कोई डाउट है तो पूछिए। ये बात समझ में आ गई क्या? अच्छा देखिए, अब इसमें ना एक इलस्ट्रेशन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे सामने, उसमें लिखा है कि क्या प्रॉपर ऑफिसर कैन प्रोसीड स्यू मोटो टू असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन ऑन पोजेशन ऑफ रिलेवेंट एविडेंस। ठीक है, कोई भी ऑफिसर अपनी मर्जी से, उसके पास कोई कागज है, डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, उनके बेसिस पे समरी असेसमेंट कर सकता है क्या? नहीं। समरी असेसमेंट करने के लिए एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन चाहिए, तभी समरी असेसमेंट हो सकता है। एक दो ऑफिसर की ओपिनियन में फर्क है, क्या इसके कारण समरी असेसमेंट हो सकता है? नहीं। समरी असेसमेंट तभी होगा जब प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव हो कि समरी असेसमेंट ना किया गया और डिले किया गया तो रेवेन्यू, गवर्नमेंट की रेवेन्यू को नुकसान हो सकता है, फिर एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन से वो समरी असेसमेंट कर सकता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 8 लिखा है कि क्या समरी असेसमेंट एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर विड्रॉ कर सकता है ओनली ऑन एप्लीकेशन बाय टैक्सेबल पर्सन। ठीक, तो बोला कि एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर कैन हिज ओन मोशन में विड्रॉ द समरी असेसमेंट। अगर एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर को लगता है कि भाई ये जो समरी असेसमेंट हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, तो वो विड्रॉ कर सकता है। या फिर जो व्यक्ति है वो अगर 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन दे दे जाके एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर को कि आप चेक कीजिए जो समरी असेसमेंट मेरे खिलाफ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, तो भी समरी असेसमेंट को एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर विड्रॉ कर सकता है। मतलब ये पूछा गया इलस्ट्रेशन 8 में, क्या केवल टैक्सेबल पर्सन की एप्लीकेशन पे ही विड्रॉ हो सकता है? क्या नहीं, 30 दिन में एप्लीकेशन दे तो भी विड्रॉ हो सकता है, और एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर स्यू मोटो अपने आप भी समरी असेसमेंट को विड्रॉ कर सकता है। ये बात समझ में आ गई क्या? देखिए नेक्स्ट वन है बेस्ट जजमेंट, पेज नंबर 731 पे पढ़ रही हूं मैं। बेस्ट जजमेंट, व्हाट इज द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? पहली बात, दिस इज द असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स। ठीक है, अभी नाउ डिफरेंस इंश्योर कीजिए। प्रोविजनल असेसमेंट कब हो? देखिए सबसे पहला सेल्फ असेसमेंट होगा, सेल्फ असेसमेंट एक्सेप्ट हो गया तो वही फाइनल असेसमेंट है। आपका सेल्फ असेसमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ तो रीअसेसमेंट है। नंबर 2, अगर आप अपनी लाइबिलिटी खुद असेस नहीं कर पा रहे, ना वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल पा रहे हैं, ना रेट ऑफ टैक्स निकाल पा रहे हैं, तो आप जाएंगे और प्रॉपर ऑफिसर से प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, और प्रोविजनल असेसमेंट इज सब्जेक्ट टू फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। नंबर 3, अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आपका असेसमेंट तुरंत कर दिया जाना चाहिए और डिले की तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू को नुकसान हो सकता है, तो समरी असेसमेंट कर सकता है। नाउ नंबर 4, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। क्या है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? अगर जो रिटर्न्स हैं वो किसके हैं? नॉन फाइलर्स के रिटर्न्स हैं, मतलब सॉरी नॉन फाइलर्स
के रिटर्न नहीं, रिटर्न के जो नॉन फाइलर्स हैं, मतलब जो जीएसटी रिटर्न टाइम पर नहीं भर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, बिल्कुल बनना बंद कर दिया है, उनका असेसमेंट हो सकता है और उसे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहते हैं। बोला कि जब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर अपने रिटर्न फर्निश करने में फेल हो जाता है, इवन आफ्टर नोटिस, मतलब गवर्नमेंट उसको नोटिस दे रही है फिर भी रिटर्न नहीं भर रहा है, तो प्रॉपर ऑफिसर उसके रेलेवेंट मटेरियल को कंसीडर करते हुए और जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है, ठीक है, वो एनुअल रिटर्न की फाइल की डेट से 5 साल के अंदर अंदर, यानी जिस दिन आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया है उसकी ड्यू डेट, कोई मुझे बताएगा एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है? एनीवन, कोई बताएगा? हाँ, जैसे 23-24 है तो 23-24 साल के लिए एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होगी? फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होगी? 31 दिसंबर 2024। यस, हाँ कुछ बोलो। 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024 ये ड्यू डेट है। इस ड्यू डेट से 5 साल के अंदर अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। अगर आप कौन है, नॉन फाइलर हैं, आप रिटर्न समय पे सबमिट नहीं कर रहे हैं तो। ये बात समझ में आ गई क्या? तो प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये 3 असेसमेंट आप अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ें। कल हमने 2 प्री डिपॉजिट के सवाल किए थे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए इलस्ट्रेशन 12, ये नई चीज है, मतलब जो क्वेश्चन हमने किए वैसा नहीं है, उसमें कुछ, इसमें कुछ अलग चीज, अलग बात है, वो हम कर रहे हैं साथ में। एक सेकेंड, देखिए क्या सवाल है। एन ऑर्डर डेटेड 30 अगस्त 2022 issued to Ram and Sons, the commissioner of central tax, the commissioner of central tax, a revisionary authority has confirmed a tax demand of 50,50,000 and imposed a penalty of equal amount under the CGST Act। 30 अगस्त 2022 को एक ऑर्डर पास हुआ और इस ऑर्डर के तहत जो रिविजनल अथॉरिटी थी उसने एक डिमांड निकाल दी है 50,50,000 और पेनल्टी इंपोज कर दी है इक्वल अमाउंट की। ठीक है, रामा एंड सन्स डिपॉजिट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट ऑन 10 सितंबर 2022 एंड फाइल्स एन अपील टू जीएसटी 8। मुझे बताइए, रिवीजन अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं क्या? रिवीजन अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में हम अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं क्या? नहीं, जीएसटी वाले अपने ट्रिब्यूनल पे हैं। और कौन सा अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करेंगे हम शिवानी यहाँ पर? हाँ, यही बात है।
हम और किसी अपीलेट ट्रिब्यूनल की तो यहाँ बात नहीं कर रहे ना। तो रिवीजन अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में हमने पढ़ा था, टेबल में लिखा हुआ था कि आप जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास हम कब जा सकते हैं? या तो अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में या रिवीजन अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में। 50,50,000 की डिमांड निकाली, लेकिन क्या जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ऐसे ही आपकी बात सुन लेता है या प्री डिपॉजिट कराना पड़ता है? प्री डिपॉजिट ले लेता है। कितना प्री डिपॉजिट कराना पड़ता है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास? एक्सेप्टेड अमाउंट को छोड़ने के बाद जो अमाउंट बचा उसका 20%। हाँ, वेरी गुड। तो यानी 50,50,000 का 20%, ठीक है। 50,50,000 जो डिमांड निकाली थी उसका 20% प्री डिपॉजिट कराना पड़ेगा। नाउ रामा एंड सन्स सबमिट अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, submit a letter seeking refund of pre-deposit on 30 नवंबर। एक सेकेंड, सॉरी, इसके बाद क्या लिखा है? जीएसटी एक्ट ने रामा एंड सन्स के फेवर में अपील डिसाइड कर दी 10 नवंबर को, यानी 10 सितंबर को प्री डिपॉजिट कराया और 10 नवंबर को जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने किसके फेवर में डिसीजन दे दिया? रामा एंड सन्स के फेवर में। अब मुझे बताओ, क्या अब 50,50,000 रुपए देने पड़ेंगे क्या जीएसटी डिपार्टमेंट को? नहीं देने पड़ेंगे। और जो 50,50,000 का 20% प्री डिपॉजिट दे रखा था वो रिफंड मिल जाएगा ना? वो भी मिलेगा। हाँ, रिफंड मिलेगा, रिफंड मिलेगा, ठीक है। नाउ लॉ मेकर ये कहता है कि अगर आपने अपीलेट अथॉरिटी के पास या फिर आपने जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास कुछ प्री डिपॉजिट किया था और अगर अपील आपके फेवर में आ गई, अपील का डिसीजन आपके फेवर में आ गया, तो वो प्री डिपॉजिट का आपको रिफंड मिलेगा, मैं ब्याज, मतलब ब्याज के साथ, ठीक है। मुझे बताइए, आपने प्री डिपॉजिट कब दिया था? प्री डिपॉजिट आपने कब दिया था? प्री डिपॉजिट हमने दिया था ये 10/9। 10/9 है ना, सितंबर, 10 सितंबर से हमने प्री डिपॉजिट दिया था। और आपके फेवर में ऑर्डर कब आया? 30 नवंबर, 30/9। ठीक है। सॉरी, आपके ऑर्डर में, हाँ, रामा एंड सबमिट अ लेटर सीकिंग रिफंड ऑफ प्री डिपॉजिट ऑन 30th नवंबर और द डिपार्टमेंट एक्नॉलेज द एप्लीकेशन ऑन द सेम डे। डिपार्टमेंट ने उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और उसको प्री डिपॉजिट कब रिफंड किया? 15 मार्च को। कब रिफंड किया? 15 मार्च को, ठीक है। अब मुझे बताइए, 50,50,000 का 20% कितना होता है? कितना प्री डिपॉजिट दिया होगा? 10,10,000। 50 लाख 10,10,000। कितना दिया होगा? 10,10,000। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। हाँ, ये 50,50,000 का 20% हमने प्री डिपॉजिट दिया हो। और प्रोविजन क्या बोलता है कि जिस दिन आपने प्री डिपॉजिट दिया से लेके जब तक आपके पास पैसा आया तब तक का ब्याज गवर्नमेंट आपको देगी। यानी 10 सितंबर को हमने प्री डिपॉजिट दिया ना, तो सितंबर में कितने दिन के लिए दिया? 21 दिन, है ना। सितंबर में कितने दिन के लिए दिया? 21 दिन। अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 31 दिन, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 14 दिन। क्यों मार्च के 14 दिन? 15 तारीख को तो पैसा आ गया ना आपके अकाउंट में, 15 मार्च को तो पैसा आ गया। यस। तो मार्च में कितने दिन का ब्याज मिलेगा? 14 दिन। और किस रेट से? किस रेट से? 6% की रेट से, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी हमें जीएसटी डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट देना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, और जब इंटरेस्ट लेना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो कितने कितने दिन के लिए हमें ब्याज मिलेगा? 186 दिन के लिए। ये बात समझ में आ गई क्या? इसमें कोई डाउट, कंफ्यूजन है तो बोलो।
अच्छा, आपको याद है हमने एक बात पढ़ी थी कि कोई भी रिवीजन अथॉरिटी अगर ऑर्डर का रिवीजन करना चाहती है तो ऑर्डर की डेट के 6 महीने बाद और 3 साल खत्म होने से पहले ही कर सकती है। तो देखो एक यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 लिखा हुआ है कि एक एडजुडिकेशन ऑर्डर पास हुआ है 25 मई को। रिवीजन अथॉरिटी उसे कब रिवाइज कर सकती है? 6 महीने बाद, यानी 25 मई से 6 महीने, 25 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 25 नवंबर के बाद यानी 26 नवंबर से कर सकती है। और कब तक? 3 साल खत्म होने से पहले। ये पढ़ा था ना हमने? यस मैम, 3 साल खत्म होने से पहले। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, एडवांस रूलिंग की बात हमने की थी। एडवांस रूलिंग का सेक्शन पढ़ा था हमने। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोला है एडवांस रूलिंग वाले टॉपिक में। ओबामा एक नॉन रेसिडेंट है, इंटेंड्स टू सप्लाई टैक्सेबल सर्विस अंडर अ जॉइंट वेंचर इन कोलैबोरेशन विद नॉन रेजिडेंट। एक ओबामा एक नॉन रेजिडेंट है जो टैक्सेबल सर्विस देना चाहता है एक जॉइंट वेंचर में इन अ कोलैबोरेशन विद नॉन रेसिडेंट, बट हैज अ सर्टेन सम डाउट्स अबाउट इट्स वैल्यूएशन। लेकिन उसको वैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ डाउट है। तो रफी ओबामा का एक फ्रेंड है, हैज ऑब्टेन्ड एडवांस रूलिंग फ्रॉम एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ऑन एन आइडेंटिकल पॉइंट। मतलब ओबामा को जहां पे डाउट है, ओबामा के दोस्त रफी ने भी सेम पॉइंट पे एडवांस रूलिंग ले ली थी। ओबामा प्रोसेस टू फॉलो द सेम रूलिंग इन दिस केस। ओबामा क्या सोच रहा है, जो रफी ने एडवांस रूलिंग ली वो एडवांस रूलिंग मैं भी फॉलो कर लेता हूं। ओबामा आपसे एडवाइस मांग रहा है, आप बताइए क्या रफी की एडवांस रूलिंग को वो ऑप्ट कर सकता है क्या? नो। एडवांस रूलिंग जो एप्लीकेंट अप्लाई करता है और जो एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस होती है वो केवल उसी के लिए होती है। खास व्यक्ति ने अप्लाई की, खास व्यक्ति के लिए एडवांस रूलिंग होगी। एक ही एडवांस रूलिंग बी ऑप्ट नहीं कर सकता, भले ही सेम आइडेंटिकल मैटर हो तो भी। ठीक है, ओबामा को क्या करना पड़ेगा, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी 5,000 फीस के साथ। ओके है क्या? आपकी एडवांस रूलिंग केवल आप ले सकते हैं, कोई दूसरा उसे यूज नहीं कर सकता है। यस मैम, क्लियर। देखिए एक अगला क्वेश्चन दे रखा है, उसको पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 13 दिख रहा है स्क्रीन पे सामने। आर ओन्स सोल प्रोप्राइटरशिप। आर एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ओन करते हैं, नाम है सेफ एंड सुपर इंपोर्टर। आर हैज नेवर बीन टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। आर कभी इंडिया के बाहर नहीं गए हैं। द फर्म प्रपोजेस टू परचेज अ प्रोडक्ट, और फर्म एक प्रोडक्ट परचेज करना चाहती है। आर इज नॉट श्योर ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट अंडर जीएसटी। आर को नहीं पता कि जीएसटी रेट शेड्यूल में जो प्रोडक्ट वो इंपोर्ट करना चाहते हैं उसका करेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होगा, करेक्ट एचएसएन कोड क्या होगा। तो हिज टैक्स कंसल्टेंट इन्फॉर्म्ड हिम दैट द सेट क्लासिफिकेशन इशू हैज बीन डिसाइडेड बाय द GST 8 इन डिफरेंट केस। उसके कंसल्टेंट ने बोला कि जिस
मुद्दे पे आपको क्लासिफिकेशन नहीं पता है, उस मुद्दे पे जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑलरेडी डिसीजन दे रखा है. However, R does not want to take any chance and is desirous of obtain a ruling from authority under GST law. ठीक है, लेकिन फिर भी R कोई चांस नहीं लेना चाहता था और उसने सोचा कि भाई मैं तो खुद ही अपनी एडवांस रूलिंग लूंगा. आपको ये बताना है कि क्या सेफ एंड सुपर इंपोर्टर एडवांस रूलिंग प्रेजेंट केस में ले सकते हैं क्या. देखिए क्या लिखा है, A resident firm can apply for advanced ruling, advanced ruling authority of advanced ruling से advanced ruling ले सकती है एक रेजिडेंट फर्म. किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को एडवांस रूलिंग लेने के लिए अपना रेजिडेंसी टेस्ट प्रूफ करना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से. अगर वो रेजिडेंट इन इंडिया है तभी एडवांस रूलिंग के लिए जा सकता है, अदरवाइज नहीं. ठीक है, अब क्योंकि सेफ एंड सुपर इंपोर्टर एक सोल प्रोप्राइटरशिप है और रेजिडेंट है इंडिया के, इसीलिए ठीक है वो एडवांस रूलिंग के लिए जा सकते हैं. और क्योंकि सेफ एंड द क्वेश्चन इंटेंडेड टू बी रेज्ड बाय सेफ एंड सुपर इंपोर्टर इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द जीएसटी एक्ट, एडवांस रूलिंग कैन नॉट सॉर्ट बाय इट. हमने पढ़ा था कि अगर कोई मुद्दा ऑलरेडी अपील में डिसाइड हो चुका है तो फिर उसके लिए आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते. मतलब देखिए, दो क्वेश्चन हमने किए, दो बातें हमने पढ़ी. पहली बात, किसी और के लिए एडवांस रूलिंग जो प्रोनाउंस हुई है उसे मैं यूज नहीं कर सकती, आप यूज नहीं कर सकते, नंबर एक. नंबर दो, कि अगर कोई मुद्दा ऑलरेडी अपील में डिसाइड हो चुका है तो फिर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी वहां पे अपना टांग नहीं अड़ाएगी, फिर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी उस मुद्दे के ऊपर डिसीजन नहीं देगी. मतलब यहाँ पे आर क्योंकि रेजिडेंट हैं वो जा सकते हैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के लिए, पर जिस मैटर के लिए जाना चाहते हैं वो ऑलरेडी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया है, इसीलिए अब ये मुद्दा एडवांस रूलिंग अथॉरिटी नहीं पिक करेगी. इस बात में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछिए. इस बात एडजुकेटिंग अथॉरिटी के जो डिसीजन है अपन उसको अपील करने के लिए एडवांस रूलिंग की हेल्प ले सकते हैं क्या? नहीं, एडवांस रूलिंग आप देखिएगा जहां पे हमने पढ़ा था वहां पे कुछ स्पेसिफिक मैटर्स थे, क्लासिफिकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. उन्हीं मुद्दों पे आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हो. बट देखिए क्या बोलते हैं कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी वहां पे आपको एडवांस रूलिंग देगी जिसके लिए कोई लॉ है ही नहीं, या तो कोई बात एक्ट में नहीं लिखी है, ना अपीलेट अथॉरिटी ने बोली, ना सुप्रीम कोर्ट ने बोली, ना हाई कोर्ट ने बोली, ना जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बोली, कहीं पर भी कोई क्लैरिटी है ही नहीं, तो आप जाके अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास एप्लीकेशन दे सकते हो. अगर एक मुद्दा ऑलरेडी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया है तो फिर आप ऑनर करो ना जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन को, फिर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी नहीं देगी एडवांस रूलिंग. कुछ और पूछना चाहते थे खुश? नहीं मैम, हो गया, यही पूछ रहा था. देखिए इलस्ट्रेशन 14, किरण इंटेंड्स टू स्टार्ट सेलिंग सर्टेन गुड्स इन मुंबई, हाउएवर ही इज नॉट एबल टू डिटरमाइन. किरण है जो उन्होंने दिल्ली में कुछ माल बेचना स्टार्ट किया है, बट वो नहीं डिटरमाइन कर पा रही है अपने गुड्स का क्लासिफिकेशन टू बी सप्लाइड बाय हिम, और classification of the good has been contentious and the place of supply if he supplies said goods from Mumbai to buyer in USA. और क्या place of supply होगी अगर ये सामान मुंबई से यूएसए जाता है तो. किरण का टैक्स एडवाइजर had advised him to apply for advance ruling in respect of these issues. उसके टैक्स कंसल्टेंट ने कहा कि चलो हम एडवांस रूलिंग में चलते हैं. He told Kiran that advanced ruling would bring him certainty and transparency. है उसके कंसल्टेंट ने बोला कि आप एडवांस रूलिंग में जाओगे तो वहां पे आपको सर्टेनिटी और ट्रांसपेरेंसी मिलेगी एंड बाद में लिटिगेशन भी नहीं होगा. ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है, अब इन मुद्दों के ऊपर आप बताइए कि क्या जो किरण है वो एडवांस रूलिंग ले सकती है क्या. ठीक है, पहला आपको एडवाइस करना है
कि ये जो किरण है, टैक्स एडवाइजर ने किरण को बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस रूलिंग के लिए केवल एक रजिस्टर्ड पर्सन ही जा सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं जा सकता, ठीक है। एंड दूसरी बात, क्या कैन किरण सीक एडवांस रूलिंग टू डिटरमाइन क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स प्रपोज टू बी सप्लाइड बाय हिम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इफ ही सप्लाइज गुड्स फ्रॉम मुंबई टू दी बायर। सबसे पहले थर्ड वन आपको बताना है कि किरण इज अप्रेंसिव दैट if at all advance ruling is permitted to be sought, he has to seek it every year, ठीक है। उसको लगता है कि क्या मुझे हर साल एडवांस रूलिंग लेनी पड़ेगी। चौथा सवाल, द टैक्स एडवाइजर का व्यू ये है कि जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है उसका ऑर्डर फाइनल होता है और किसी के लिए कभी भी आप उसके अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं कर सकते हो। और फिर पांचवी बात, रहीम जो किरण का फ्रेंड है वो भी एक रजिस्टर्ड सप्लायर है मुंबई में और सेम गुड सप्लाई करता है which Kiran proposes to supply. He intends to apply the classification of the goods as decided in advance ruling to be obtained by the Kiran. जो किरण को एडवांस रूलिंग मिली उसे रहीम ऑप्ट करना चाहता है, क्या वो कर सकता है क्या? सारी बातें लगभग हमने पढ़ी है। सबसे पहली बात हमने वहां पे पढ़ा था, एप्लीकेंट कौन हो सकता है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो या डिजायरस टू बी रजिस्टर्ड हो, ठीक है। यानी जिस व्यक्ति को एडवांस रूलिंग चाहिए या तो उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या वो रजिस्ट्रेशन लेने वाला हो। ये पढ़ी थी बात हमने, याद है क्या आपको? आपका जहां पे नोट्स लिखे हुए हैं वहां पे लिखा हुआ है बात। दूसरी बात है ना, दूसरी बात कि मैम यहाँ पे ये चीज तो ठीक समझ आ रही है कि तो मतलब ये भी हो सकता है कि वो रजिस्ट्रेशन से पहले ही एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। नहीं तो डिजायरस मतलब आपने या तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मिल चुका हो या आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा हो। अच्छा, और अभी फाइनल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया। नेक्स्ट वन, जो क्वेश्चन या मैटर के ऊपर एडवांस रूलिंग सॉर्ट की जा सकती है वो निश्चित है, मतलब वो मैटर है जहां पे आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। इट प्रोवाइड्स दैट एडवांस रूलिंग कैन बी सॉर्ट फॉर इंटर एलिया डिटरमाइन द, इंटर एलिया क्या होता है? साथ साथ, ठीक है। कैन बी सॉर्ट इट डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज। तो किरण जो है वो क्लासिफिकेशन के ऊपर तो एडवांस रूलिंग ले सकती है। हमने पढ़ा था ना कौन कौन से क्वेश्चंस के ऊपर एडवांस रूलिंग हो सकती है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई उन मुद्दों में नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। तो एडवांस रूलिंग प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए नहीं हो सकती, क्लासिफिकेशन के लिए हो सकती है। तीसरा सवाल, ठीक है, कि एडवांस रूलिंग बाइंडिंग होती है, ठीक। Therefore Kiran has sought advance ruling with respect to an eligible matter. It will be binding till the time law, facts and circumstances supporting the original advance ruling remain the same. जब तक कोई बदलाव नहीं आ जाता तब तक जो डिसीजन, जो एडवांस रूलिंग किरण को मिली है वो एडवांस रूलिंग उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। अच्छा, अगर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कोई आपको एडवांस रूलिंग दी है तो क्या उसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर सकते हो? क्या पढ़ा था हमने, अपील फाइल कर सकते हैं क्या? यस, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास जाके आप अपील फाइल कर सकते हो। और जो एडवांस रूलिंग किरण ने को मिली है क्या वो रहीम आप चूज कर सकता है क्या? रहीम भी ले सकता है क्या उसी को? नहीं, जिसके लिए है अलग से होगी, वही ले सकता, ठीक है। मैम एक चीज पूछनी थी, पूछो। ये एडवांस रूलिंग जैसे कर रहे हैं तो ये प्रोविजनल असेसमेंट भी तो हो सकती है, वो भी तो ऐसे ही कुछ है कि उसमें भी लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे अपना। नहीं, चलिए आज के लिए आपकी क्लास का टाइम ओवर हो गया। मैं आपकी क्वेरी का जवाब दे रही हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ